तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पर। अभी हम आगे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कि ये सारी आपकी जो है फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, इन सभी का अपना अलग अलग जगह पर काम होता है। एमएस की बात करें, एडीएस की बात करें, टीएचएस क्या, देखो टीएच क्या है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये एक तरीके का टेस्ट है, टीएसएच, इसकी जांच होती है, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी आपका एक हार्मोन है, इसकी भी जांच होती है। एमएसएच, जिसमें हार्मोन रिलीज हो जाता है, इसके लिए हम जांच करते हैं। सेम इसी तरीके से थायराइड भी इसी तरीके से है। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करें तो एफएचएस कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स आपकी ऐसी हैं जो आपकी एक तरीके से टेस्ट हैं, जो टेस्ट में आपकी काम आती हैं। जैसे हम जीएमओ की बात करेंगे, जीएमओ, इसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक मेलानो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक क्या होता है, एक आनुवांशिक होता है, ठीक है। एक जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक से एक जीन जो के द्वारा एक जो ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होता है, उसको कैसे जनरेट किया जाए, कैसे उसका आगे के लिए डेवलपमेंट हो, इसमें हम इसकी जांच से हम पता लगा पाते हैं। जीएमओ, जिसे कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके साथ आगे चलते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं डीएनए और आरएनए, तो वो तो पढ़ना ही उनका बेकार है, वो तो ना पढ़े तो ही अच्छा है। डीएनए और आरएनए के बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो यहाँ पर है, डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को कहा जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए सबसे बड़ी जांच है इसमें जो बात करेंगे। डीएनए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। डीएनए से हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि हम डीएनए से क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे जब टॉपिक में घुसेंगे तब ये डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरीके से डीएनए से ही आरएनए निकला हुआ है, आप ये ध्यान रखना, डीएनए से ही आरएनए निकला हुआ है। इनको आप बोल सकते हो डीएनए पति है तो आरएनए पत्नी है, डीएनए माँ है तो आरएनए पिता है, डीएनए बहन है तो आरएनए भाई है, डीएनए आपका दादा है तो डीएनए आपका दादा है तो आरएनए क्या है, आपका दादी है। ये इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों इसी तरीके से हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे, इसको भी हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसकी भी जांच होती है। एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए जो मैसेंजर ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है मैसेंजर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं जो कार्य करती हैं अलग अलग जगह पे जाकर, कोई बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर काम सही तरीके से नहीं करती, तो इसका इंडिकेशन जो मिलता है वो आपको एमआरएनए से मिलता है। एमआरएनए ये कहता है, किससे कहता है, आरएनए से कहता है कि यहाँ पर लीवर के पास में ये वाली सेल्स है, ये खराब हो गई है, इसको चोट लग गई है, इसको दर्द बहुत ज्यादा, आप जाके देखो, तब वहां से इंडिकेशन जब मिलता है तो लीवर के पास में जाके यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलेगा और ये काम करती है आगे के लिए। इसी तरीके से सेल्स को रिपेयर किया जाता है। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर 7 दिन ही जीवित रहती हैं सेल्स। आगे चलते हैं। एचजीएस, एचजीएस क्या है, इसको कहा जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। आपने देखा ही हमारी बॉडी है, ठीक है, एक छोटे से लेके छोटा जो बच्चा होता है ना, उसकी जिस तरीके से हाइट बढ़ती है उसी तरीके से आपकी क्या होती है, हाइट भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इसमें जो एक हार्मोन होता है इसे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी की मसल्स को बढ़ाने का काम करता है, इसी के द्वारा हाइट ग्रोथ होती है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर डीएक्टिवेट हो जाता है, सपोज कीजिए अगर ये डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, तो आपकी हाइट कहीं ना कहीं रुक जाएगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। रीजन, क्योंकि ये आपका काम नहीं कर रहा है। इसका डीएक्टिवेट होने का कारण क्या है, ये भी आप पता करें, क्योंकि डीएनए एचजीएस ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है डीएक्टिवेट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं लेते हैं। जब आप न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं ले रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में ये आपका काम नहीं करेगा।
ओके, आगे चलते हैं। एटीपी भी बात करेंगे। एटीपी क्या है? आपका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या है? एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है? ये हमारी बॉडी में एक तरीके से 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल्स, जो सेल्स के लिए वर्क करते हैं। बेसिकली ये जो पाया जाता है, जो मीटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, मीटोकॉन्ड्रिया में आपका 2 एटीपी के मोल्स होते हैं और 2 एडीपी के मोल्स होते हैं, जो दोनों ही मिलकर पूरी बॉडी के अंदर O2 का पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसमें क्या होता है? एक्वायर्ड डिफिशियंसी में जिसको एड्स हो जाता है तो उसके लिए ये वाली जांच होती है, एड्स की जांच, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। अगर ये किसी को होता है तो आप ध्यान रखें, उसकी रोधक प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। रोधक प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? सुबह बिस्तर से उठने के बाद में पेस्ट करना, नहाना धोना, फ्रेश करना, हंसना खेलना कूदना, नहाना धोना, बाहर चले जाना, काम करना, स्कूल से आ जाना, टीवी देखना, मोबाइल चलना, शाम को आ जाना, खाना पीना खाना, मस्ती करना, कुश्ती करना, लड़ाई कर लेना, ये सारी जो पूरी बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, इसी को कहा जाता है रोधक प्रतिरोधक क्षमता। ये आपकी प्रतिदिन खत्म होती चली जाती है। इसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा। ओके, तो इसमें क्या होता है? ये क्यों फैलता है, कहां से फैलता है, होता कैसे है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। केवल आपको ये पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म्स क्या है, ये है, इसकी जांच कैसे होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स होती है। इसका जो लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो 100 से 120 तक रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? आपकी 100 से 120 दिन तक जीवित रहती है, इसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो आरबीसी होती है। ये आपकी हीमोग्लोबिन की जांच में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। डब्ल्यूबीसी भी मिलेगी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये 4 से 5 दिन तक ही जीवित रहती है और ये क्या करती है? जितनी भी डिसीज होती हैं, जितनी भी डिसीज है, उन डिसीज से लड़ने में फाइट करती है। ओके, एक इसमें उसमें लड़ने के लिए फाइट करती है, इस चीज का ध्यान दें। इसके बाद आप बात करेंगे HBV, ये होता है आपका हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की यूनिट्स के बारे में पता करते हैं और हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इसके बारे में पता करते हैं। तो ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा। ओके, बात समझ आ रही है? इसी के साथ आगे चलते हैं। ओके, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? टीआरएनए को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बीडी को कहा जाता है वेनिरल डिसीज। ये क्या है? एक डिसीज है बीडी, इसमें हम बाद में बात करेंगे। बीएसी क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। एंड HIV ह्यूमन्स इम्यूनोवायरस, जैसा मैंने अभी बताया था, एड्स, उसमें HIV हो जाता है। एड्स एक जांच है, उसमें HIV निकलता है। ह्यूमन्स इम्यूनो एक वायरस होता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको बीमारी एड्स की होती है। ओके, RTI की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये थोड़ी सी अलग है, जो आपने नहीं पता होंगी। अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। ओके, ADCC की बात करेंगे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्स साइटोलॉक्सिसिटी। FRI की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। HMI ह्यूमंस मेडिएटेड आई सिंड्रोम्स। एंड HLA आई सिंड्रोम्स, ये वो सिंड्रोम्स नहीं है जो आप आई वायरस की तरह समझ रहे हो। HLA ह्यूमंस ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। एंड ET क्या है? एम्ब्रायो ट्रांसफर। और लास्ट है आपकी HBV। HBV होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। अब देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, तो ह्यूमन्स इम्यूनो वायरस, ये एक वायरस होता है जो बॉडी के अंदर चला जाता है। बॉडी के अंदर जब चला जाता है तो आप सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर की सेल्स को डैमेज करता है।
फिर आपका लीवर डैमेज होता है, फिर आपके लंग्स, फेफड़े सब डैमेज हो जाएंगे, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी जो क्या है वो आपकी डाउन हो जाएगी, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। ओके, इसके बाद में आरटीआई की हम बात करें, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक जो बनाया था आपका चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें मैंने ये बताया था कि आरटीआई में, सॉरी आरटीआई की बात नहीं, रिप्रोडक्टिव क्या होता है। रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जब आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहां पर इन्फेक्टेड हो जाता है, वो इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके वजह से कभी कभी वो ऑर्गेनिज्म ब्लडिंग के रास्ते गिर जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सारी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, आरटीआई एक जांच होती है जिसमें हम ये पता लगा पाते हैं ऐसा क्या रीजन था जिसके वजह से ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोलॉक्सिस। फिर है आपका एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इसके बारे में बात करेंगे, हम सारी चीजों पर बात नहीं करने वाले हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि यहां पर कुछ कैजुअलिटी जब हो जाती है, तभी कोई केस ऐसे पहुंचते हैं, कैजुअलिटी वाले कुछ केस होते हैं जिसमें आप एफआरआई के पास पहुंचते हैं, तो वो रिसर्च करके यहां पर बताते हैं। ओके, जब वो बहुत बड़ा केस बन जाता है या बहुत सारे इश्यूज हो या फिर और भी कोई कंडीशन हो जिसके वजह से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जानकारी पहुंचती है, जिसमें कैजुअलिटी जब हो जाती है ऐसी कंडीशन पे। ओके, HMI ह्यूमंस मेडिएटेड सिंड्रोम्स, HLA ह्यूमंस ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बॉडी के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर एंटीजेंस। जब हम हीमोग्लोबिन को पता करते हैं तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, ये एंटीजन से ही पता लगता है, जिसमें HLA की जांच होती है, CBC में देखने के लिए ये बनती है ल्यूकोसाइट सेल्स। अब देखो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आप जब जाते होंगे बच्चे को चेक कराने के लिए फीमेल डॉक्टर के पास में, तो वहां कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ होगा, लिखा होगा उस पर IVF। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इन विट्रोस के द्वारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये एक जांच भी है, और इस फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया जाता है बेबी के बारे में। ओके, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ET क्या होता है, इम्बायरो ट्रांसफर। इम्बायरो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, जो इम्बायरो क्या होता है, एक भ्रूण होता है, उस माँ के जो गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए, इसके लिए ये भी आपको मिलेगी इम्बायरो ट्रांसफर। बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे। फिर है आपका HBV, ये होता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी जांच होती है जिसमें हम पता लगा लेते हैं हेपेटाइटिस बी क्या होता है। वैसे हेपेटाइटिस ए भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा चतुर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कौन है, हेपेटाइटिस बी, जो आपकी बॉडी को पकड़ लेगा तो छोड़ने का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत ईमानदार भी है। ये बात समझ आ रही है आपको, इसको बहुत ईमानदार भी कहेंगे। कैसे कहेंगे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी जानकारी है जो आपको मैंने आपको बता दिया कि फुल फॉर्म्स आपकी कौन सी थी, तो ये फुल फॉर्म्स थी। आप बुक पढ़ने के लिए बैठे और ऐसे सोचने पड़े, अच्छा ये होता क्या है, आपको किसी ने पढ़ाना चालू कर दिया या आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है इसमें ये क्या चीज है। अब जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे या आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या किसी कोचिंग में जा रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीजें, आपको बेसिक कोई नहीं बता रहा होगा, मैं आपको डीप से डीप नॉलेज दूंगा।
तो ये सारी चीजें आपको पता लगेगी कि हाँ ये वो वाली चीज होती है, ऐसे करके आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी। ओके, तो आगे मिलेंगे हम एक और नई वीडियो पर। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आप इनको तैयार करें और मुझे फीडबैक भाई जरूर दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे पता लगे और मैं एक और अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।